नेक्स्ट टॉपिक है मुगल वंश बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी से संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया शैबानी खान ने। ठीक है, शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर पराजय का कारण था तोपखाना। ठीक है, तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। ठीक है, तो बाबर जीत गया था। बाबर के प्रमुख युद्ध हैं और उसके वर्ष हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है, तो वो है ना, बाबर पानी खाना खाकर घाघरा लेकर चंदेरी में चला गया। ठीक है, तो यही ऐसे करके याद रखिएगा। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, तो ये बाबर की जीत का ये मुख्य कारण था, उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ के राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, राणा सांगा को, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प के फलस्वरूप सफलता की शिक्षा मिलती है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर के जीवन से हमें धैर्य और संकल्प सफलता की शिक्षा मिलती है। बाबर ने साम्राज्य में सम्मिलित थे, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब और आधुनिक राजस्थान के क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है मेवाड़ और विजयनगर। तुजु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा लिखी हुई है तुजु तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। ठीक है, तो मीर बाकी ने ही ये जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुमायूं और शेर शाह। तो कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल में से जो हुमायूं का भाई नहीं था, तो उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम, तो देवरा फर्स्ट नंबर पे लड़ा गया था, फिर चौसा था, फिर कन्नौज था और फिर सरहिंद था। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, तो शेर शाह और हुमायूं। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। ठीक है, तो जौनपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह जैसे मध्य युगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था, तो शेर शाह सूरी इन सभी दिए गए विकल्पों में सबसे शिक्षित था। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और उसके बाद से सुल्तान। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था वह था हुमायूं। हुमायूं ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अपने बादशाहपति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने, हुमायूं की पत्नी थी। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया था तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया का विनिमय दर जो थी वो क्या थी, तो वो थी 64:1 का रेशियो था। ठीक है, 64:1 का रेशियो था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर युद्ध में। ठीक है, कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान क्या था, तो उसका अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम था अभियान। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन संबंधित है शेरशाह से। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कूपा संबंधित थे, तो ये मारवाड़ से रिलेटेड थे। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह के निर्माण करवाया था दिल्ली में किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था।
दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्य कालीन भारतीय शासक ने पेट्टा पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी, किसने की थी? शेर शाह ने की थी। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह ने करवाया था। ठीक है। फिर शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह नाम का व्यक्ति था। वह शासक पुत्र ही था इसका। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह ने किया था। अकबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे अकबर। अकबर के बारे में देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं के मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था, तो कलानौर में। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से किया था। कछवाहा राजपूत थे। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अधम खान, बैरम खान, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खान में से जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, तो अधम खान को अकबर ने स्वयं मारा था। राजपूताना का वह राज्य जिसे अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो ये मेवाड़ था। मेवाड़ वही इन्होंने अकबर की राजपूता मतलब ये राजपूताना थी, इन्होंने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। वह राजपूत जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। मारवाड़ के रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी, वो कहाँ की थी? तो मंडला एवं अथवा गोंडवाना की थी, एक ही नाम है। ठीक है। अबुल फजल की मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व है प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उनकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो वो कौन था? बेसिकली अकबर ही थे। ठीक है। अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब में से वह जिसको बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो अकबर को कहा जा सकता है। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली स्त्री बंध्या हो, तो ये अकबर ने कहा था। अकबर के बारे में कथन सत्य है, तो ये सारे सत्य कथन दिए गए हैं। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन कहा जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है, तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रसाधन के लिए, प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये था मुजफ्फर खान। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह उधार ली गई थी, तो मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था ये उधार लिया था बेसिकली। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को का रखरखाव करना पड़ता था, तो 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नसक, कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, दहसाला व्यवस्था को कहा जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। भू राजस्व प्रशासन में क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य नैरंतर्य की कड़ी थी, तो ये टोडरमल थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य नैरंतर की कड़ी थी, तो ये टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। 1582 में इन्होंने दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया था बेसिकली।
वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो ये मोहसिन फानी ने इसको एक धर्म कहा। इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है, तो जामा मस्जिद को। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, अकबर महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की जो नीति थी, ठीक है, सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा, सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा की नीति थी। तो अवधारणा जो थी वो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर बेस्ड थी। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, तो अकबर के विरुद्ध। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है, ये कथन किसका है, तो ये बेसिकली जो कथन है वो है विलियम फिंच का, ठीक है। तो विलियम फिंच ने कहा था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, ठीक है। फिर है अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये पंचमहल का नक्शा है। जहांगीर महल स्थित है, तो आगरा में स्थित है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं किया गया था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण नहीं किया गया था। फिर बादशाह है और उनका मकबरा है, तो बाबर 1526 से लेकर 30 तक इसका शासन था और काबुल में मकबरा है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इसका सिकंदरा में किला है। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक लाहौर में किला है। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक इनका आगरा में किला है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक इनका औरंगाबाद में किला है, ठीक है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह थे फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, रज़्मनामा है। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अकबर की इच्छा के अनुसार। मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खान अब्दुस्मद मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो विजय हरि सूरी। अबुल हसन दसवंत किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था, अकबर महान। अकबर का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो बादशाह अकबर के काल में हुआ था। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, रॉल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार से है, जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन ए इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, 1576 ईस्वी में मिलाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जहांगीर के बारे में है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। बेसिकली 2 अस्पा और हिंद सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी, तो जहांगीर ने स्टार्ट की थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये दोनों कथन सत्य हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह थे जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था थॉमस रो, ठीक है।
जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था तो हॉकिंस को किया था, जो कैप्टन हॉकिंस गए थे तो इनको भी इन्होंने सम्मानित किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कथन सही है, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यह 1608 में भारत आया। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम जो है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन पहले आया और कौन उसके बाद आया। तो सबसे पहले रॉल्फ फिंच आए, फिर विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस काउंट आए, फिर सर थॉमस रो आए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो यह है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, इन्होंने ही बेसिकली ये डच पर्यटक थे और जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया है इन्होंने। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है। तो जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन को दी थी। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी तो मंसूर को दी गई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी, फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने किया था। ठीक है, फिर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो खुर्रम, महाबत खान एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था तो जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां गुट जुनता दल के प्रमुख सदस्य थे। तो एतमातुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां के पिता, असमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खान नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम शाहजहां था। एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था तो नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीनकारी पित्रादुरा शैली जो है, पित्रादुरा शैली, ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना होता है। ठीक है, ये मेथड अप्लाई किया जाता है। निर्माता और उनके स्मारक के बारे में दिया गया, देखते हैं। बाबर ने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद संभल में बनवाया था। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, तो ये कहाँ स्थित है? ये दतिया में स्थित है। ठीक है, बेसिकली दतिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी तो कंधार था। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्गहोल्ड एक बड़ा धक्का पहुंचा तो कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के शासन सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था तो कविंद्राचार्य ने किया था। ठीक है, कविंद्राचार्य थे, इन्होंने किया था। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने, वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था तो कलीम अबू जलीह थे। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेर शाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकाल का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है तो ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तो शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहां ने। स्मारक और निर्माता दिए गए हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो दारा शिकोह को दी थी।
दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो किस नाम से किया था? तो सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत, सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। दारा शिकोह की मूल रचना मज्जम उल बहरेन, मज्म उल बहरीन था। ठीक है। फिर दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हसन और सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो दारा शिकोह था। वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार एवं वी.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ए.एल. श्रीवास्तव ने स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा है बेसिकली। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। तो किसने दिया था? तो ये जो कोहिनूर हीरा था मीर जुमला ने दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। दारा सिकोह मुराद बख्श, शाह सूजा, औरंगजेब में से वह शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो औरंगजेब जो है वो अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। ठीक है। अब औरंगजेब है, औरंगजेब के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ये औरंगजेब थे। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में। युद्धों का सही कालक्रम: बिलग्राम का युद्ध 1540 में, फिर सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है तो औरंगजेब को जाना जाता है। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया तो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। और धर्मत का युद्ध जहां हुआ था, तो धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में धर्मत स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो जय सिंह था। ठीक है, जय सिंह के उस पर हस्ताक्षर किए थे। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी तो 1686 में 1686 ईस्वी में की थी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वह थे, तो वो कौन कौन से राज्य थे बेसिकली? तो बीजापुर और गोलकुंडा थे। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह था। अबुल हसन कुतुब शाह इनका नाम था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति की थी तो औरंगजेब ने की थी। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक औरंगजेब था। ठीक है। फिर औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का देश। बीबी का मकबरा निर्माता कौन था? औरंगजेब था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। ठीक है, ये इनकी औरंगजेब की वाइफ थी। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब ने साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रशासन। चलिए मुगल कालीन प्रशासन में देखते हैं क्या है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सही कथन है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनुची, टेवेनियर में से वह जो मुगल काल में सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो मनुची को मुगल साम्राज्य की जो सेना थी उसमें मनुची को ही चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुगल शासन प्रशासन में मुहतसिब नाम था। कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी बेसिकली। इनमें 33 वर्ग थे।
इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्रदान होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल कालीन प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधि करता था भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगा दिया था जहांगीर था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। सूबा एवं परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। तो मैचिंग में क्या है, अधिकारी है और विहित कर्तव्य है। तो दीवाने तन जागीर व वेतन को देखता था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए होता था। वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना था। बादशाह और उनके दीवान देखते हैं कौन कौन थे। जब वो बादशाह थे तो दीवान कौन था। अकबर का कौन था, मुजफ्फर खान। जहांगीर का क्या था, गियास बेग एतमातुद्दौला, नूरजहां के पापा थे ये। शाहजहां शादुल्ला खान। औरंगजेब का कौन था दीवान, असद खान। ठीक है, अब सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है, चलिए देखते हैं सत्य कथन। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति में अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, और वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए तो अकबर ने चलाए। मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था तो हल्की संख्या। वह मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। ठीक है, तो फिरोज शाह की एक नहर बनवाई थी फिरोज शाह ने, जिसका नाम था रजबवाह, और उसको मुगल काल में पुनर्जीवित कर दिया गया था। तो उसको फिर क्या कहा गया, शहाब नहर कहा गया। ठीक है, शहाब नहर के नाम से जाना गया। मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था, अब्दुल समद द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार थे, जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास का, रिजा मोहम्मद, नादिर मोहम्मद, गुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन। ठीक है, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल चित्रकला ने उन्नति की। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उन्नति की। पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं, चित्रकला की शैलियों को। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक चित्र रूपों पर अधिक जोर दिया तो जहांगीर ने। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी तो वो वीणा बजाने में एक्सपर्ट था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है, तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। ठीक है, ये सम्मिलित थे बेसिकली। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा है, तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी, तो मुगल मुहम्मद शाह
मोहम्मद शाह के दरबार में ये परिष्कृत और विकसित हुई थी। अब हम इसके बारे में देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल कालीन साहित्य में बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। वही महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, गुलबदन बेगम ने। फिर हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। तो ये हुमायूं की सिस्टर थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, स्थापित किया था माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था, जो संरक्षिका थी अकबर की। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद करवाया किया था ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था। फिर उसके बाद लेखक हैं और उनको किसने लिखा है? लेखक और पुस्तक, ठीक है, पुस्तकों के लेखक हैं। तो इसमें क्या है कि हसन निजामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर लिखा है। ख्वांदमीर जो है वो हुमायूं नामा लिखा है। मोहम्मद काजिन जो है वो आलमगीर नामा लिखा है। भीमसेन ने लिखा है नुस्खा ए दिलकुशा। अल उल्बी ने लिखा है तारीख यामिनी। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है चहार चमन। मुअत्तमद खान ने लिखा है इकबाल नामा जहांगीरी। अब्बास खान सरवानी ने लिखा है तारीख शेर शाही। सुमेलित है। निजामुद्दीन अहमद जो है वो तबकात ए अकबरी से रिलेटेड है। बाबर जो है वो तुजू के बाबरी। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा इन्होंने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबकात ए अकबरी, तारीख निजामी। ईश्वर दास नागर ने लिखा है फुतूहात ए आलमगीरी। सुजान राय भंडारी ने लिखा है खुलासत उल तवारिख। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी में से जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, अब्दुल रहीम खान खाना का है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान जो है वो शाहजहां नामा के लेखक हैं बेसिकली। अनवार ए सुहाइली, अनवार ए सुहाइली, ठीक है, ये ग्रंथ जो है इसका अनुवाद जो है ये किसका अनुवाद है? तो ये बेसिकली जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। पंचतंत्र जो रचना है विष्णु शर्मा आचार्य की, उसका अनुवाद है। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल द्वारा। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी शाकिर मुस्तैद खां। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भाषा में प्रयुक्त होती थी। वह कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से श्री कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। तो ये कौन है? राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की है? तो केशव ने की है, ठीक है। फिर उसके बाद से मुगल कालीन विविध पर आ जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। शासक और क्या है? विदेशी यात्री। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के समय में विलियम फिंच आया था। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था। औरंगजेब के समय में मनुची आया था। फिर विदेशी यात्री और उनके वर्ष दिए गए हैं। तो हॉकिंस के समय, हॉकिंस कब आया था? तो 1608 से 1611 में आया था। टॉमस रो जो है वो 1615 से 1619 में आया था। मनुची जो है वो 1653 से लेकर 1708 के बीच में था। और राल्फ फिंच जो है वो 1585 से 1586 के बीच में। वह विदेशी यात्री जिसने भारत में के हीरों और हीरे के खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा की है, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने की है। मुस्लिम शासकों का सही क्रम है जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। फिर युद्ध और उसके लड़े गए जो वर्ष हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली युद्ध है और उसका वर्ष है। चंदेरी का युद्ध है 1528, दौराह का युद्ध है 1531, चौसा का युद्ध है 1539, कन्नौज का युद्ध है 1540, सामूगढ़ का युद्ध है 1558, तराइन का दूसरा युद्ध है 1911, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 में, ठीक है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध 1540, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध 1707 में, ठीक है। वही औरंगजेब के मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध जो था वही वाला जजायू का युद्ध है। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में,
4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम। चंगेज खान पहले आक्रमण करता है, उसके बाद तैमूर करता है, फिर नादिर शाह करता है, फिर अहमद शाह अब्दाली करता है। सबसे पहले चंगेज खान करता है। फिर दारा सिकों को दफनाया गया था दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में हुआ था, 1739 में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं, किसके नाम से जाने जाते हैं, क्या इनका अन्य नाम है, तो हेमू नाम से जाने जाते हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज के लिए, पृथ्वीराज चौहान। मध्यकालीन मुगल शब्दावली और उसका अर्थ क्या है, कार्य क्या है। दाम, ताम्र की जो मुद्रा होती थी उसे दाम कहते थे। देसाई, राजस्व अधिकारी। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख कहलाता था। जरीब, जरीब भूमि माप प्रणाली थी, ठीक है। और युद्ध है, और युद्ध का संबंध जिससे भी है वो दिया गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने किया था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं ने किया था। खुसरो का विद्रोह जो है वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, जहांगीर के खिलाफ। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने किया था। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर ने किया था राणा सांगा के विरुद्ध, यही है। चौसा का युद्ध हुमायूं ने किया था। बल्ख का युद्ध शाहजहां ने किया था। उसके बाद वर्ष दिया गया है और घटना दी गई है, ठीक है। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तराधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। अता अली खान नाम था, तानसेन का नाम था अता अली खान। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को, इसी के रास्ते मक्का जाया जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, पारसियों से लिया, ठीक है। पारसी समुदाय नवरोज का त्योहार सेलिब्रेट करता है, उसी से मुगलों ने लिया। शब्द और संबंधित वंश है। एकता, एकता प्रथा क्या थी, दिल्ली के सुल्तानों ने चलाया था, तो ये है। जागीर मुगल शासनकाल में था। अमरम विजयनगर में था। और मोकासा जो है वो मराठों का ये शब्दावली है। सही कालक्रम, तो सबसे पहले क्या है, रानी पद्मिनी है, फिर दुर्गावती है, फिर ताराबाई है, फिर अहिल्याबाई है। इनके जीवन का ये क्रम जो है वो सीक्वेंस में, पहले पद्मिनी है, फिर दुर्गावती है, फिर उसके बाद ताराबाई है, फिर अहिल्याबाई है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कथन सत्य है, तो सत्य कथन हमको बताना है। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है, ठीक। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजे का निर्माण क्रमशः ईंट चूना, पत्थर चूना, प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे कथन सत्य हैं, इन पर एक बार नजर कर लीजिएगा। स्मारकों का सही कालक्रम है। अटाला मस्जिद जौनपुर पहले नंबर पे दिए गए ऑप्शंस में। फिर उसके पास शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया सासाराम में। फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। मुगल काल में मौल्लिम था, व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी, जिसको क्या कहते थे, मौल्लिम कहते थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे, व्यापारी थे, ठीक है, बंजारे व्यापारी थे। अब आ जाते हैं सिख संप्रदाय में। ये कुछ टॉपिक्स हैं रैंडम से। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद लहना को किया था। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया था गुरु अंगद द्वारा, इन्होंने गुरुमुखी लिपि चलाई थी। पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, रामदास ने। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था बेसिकली। वह सिख गुरु जिसको तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, तो अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। वह सिख गुरु जिसके मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, तो गुरु तेग बहादुर को इसने मरवाया था, तो यही था। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है, तो हेमकुंड साहिब में है। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो नांदेड़ में है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बेसिकली यही है इनका, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव, यानी लक्ष्मण देव था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे, ठीक।
उसके बाद से है मराठा साम्राज्य और संघ। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है मराठों के उत्कर्ष का कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति थी। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में, 1672 में हुआ था, उसमें हराया था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 या 1630 ईस्वी में हुआ था। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खां को भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम है: चाकन के किले पर विजय, मुगलों में मतभेद का प्रारंभ, अफजल खान का प्रकरण, सूरत का आक्रमण तथा लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी शिवाजी के कौन थे? सबसे पहले पेशवा का पद होता था, जैसे कि प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद से अमात्य या अजमू आधार था, फिर वाकिया नवीस था, फिर सुरुन नवीस था, फिर सचिव था, फिर सुमंत या दरीब होता था, फिर सेनापति सरे नौबत होता था, फिर पंडित राव होता था, फिर न्यायाधीश होता था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी जी के समय सरनोबत का पद संबद्धता सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत था। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी, रुपया, लारी और टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम: सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ है, फिर बाजीराव है, फिर बालाजी बाजीराव है, फिर माधवराव है। फिर उसके बाद से हमें पढ़ना है निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बालाजी हैं, फिर सेकंड नंबर पे बाजीराव फर्स्ट हैं, फिर उसके बाद से नारायण राव है, फिर माधवराव है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड इस प्रकार से हो गए। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा फर्स्ट सेकंड। देखिए, पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर सेकंड नंबर पे बाजीराव फर्स्ट हैं, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे माधवराव फर्स्ट हैं, और फिर नारायण राव जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, ये लास्ट हैं। सही कालक्रम है, संभाजी फर्स्ट हैं, फिर उसके बाद से संभाजी के बाद से कौन है? राजा राम है, फिर शिवाजी सेकंड है, फिर छत्रपति शाहू जी हैं। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, 1750 में बन गया। शाहू जी के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो कौन उभरा? तो ये बेसिकली जो थे पेशवा, वही उभरे थे। मराठा उभरे थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कह रहा है तो मराठा उभरे थे। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था। तो किसके नेतृत्व हाथों में था? तो ताराबाई के था। और उसके बाद से क्या है कि ये सरंजामी प्रथा संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह मराठा पेशवा जिसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव के समय में। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दामों को जाना जाता था, चौथ नाम से जाना जाता था। तो ये क्या करते थे? सुरक्षा के नाम पर मराठा जो होते थे वो राजस्व वसूली करते थे, और चौथ कहा जाता है इसे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ था, काशीराज पंडित ने जो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना मराठा और अफगान के बीच में, अहमद शाह अब्दाली थे और फिर ये मराठा थे बाजीराव, तो इसी को देखा था इन्होंने। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो ये इसका कारण था, बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था, अफगानों ने हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये हुआ था। वह रुहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, नजीब खान नाम था इसका, नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मुगल साम्राज्य के विघटन में मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, तो कौन थे? हुसैन अली थे और अब्दुल्ला थे। औरंगजेब की 1707 की ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन काल के समय में पूर्व अंत का कारण क्या था? समय से पूर्व अंत का। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे, इसलिए
हट गए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, फर्रुखसियर ने इनको दिया था सुनहरा पत्र। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसको कहते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था मोहम्मद शाह, 1719 से 48। वह मुगल शासक जो रंगीला नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का सही क्रम बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? जहांदार शाह है। जहांदार शाह जो है वो 1712 से लेकर 1713 है। फिर मोहम्मद शाह है 1719 से 1748। फिर अहमद शाह है, फिर 1748 से 54 तक है। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक है। वह मुगल बादशाह जिसने वजीर गयाउद्दीन ने जिसको वजीर गयाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने दिया था, तो यह शाह आलम द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड था, ठीक। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है। चलिए सत्य कथन देखते हैं क्या है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खान था। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकलिंज खान था। सही कथन है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी, तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशाला बनवाई थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाई थी। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से ज्ञान संबंधित थी, लेखक हैं जयपुर के सवाई राजा जयसिंह हैं उसके, जिज मोहम्मद शाही, ठीक है। तो 1773 में इन्होंने लिखी थी और जयपुर के सवाई राजा जयसिंह।